हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। आप सबका उम्मीद अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं, हिंदी कंप्लीट हिंदी ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए। हमने अब तक विकारी टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक कर लिए हैं। विकारी टॉपिक के अंदर वैसे तो सारी हिंदी हो रही है ना? विकारी टॉपिक के अंदर हमने संज्ञा कर लिया है, सर्वनाम कर लिया है, विशेषण कर लिया है और विकारी का अंतिम और लास्ट टॉपिक जिसे अपन बोलते हैं क्रिया। उसमें आपका स्वागत है। क्रिया टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे करने के बाद में हमारे जो विकारी शब्द है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हम जैसे आगे वाला टॉपिक करते हैं पीछे वाले टॉपिक को एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। मैं फास्टली पहले आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जितने भी साथी जो नए आए हैं मुझे सुन रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए। आप अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आप अगर हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए, हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए और अपने साथियों के बीच में जहाँ भी जो भी साथी हिंदी पढ़ना चाहता है उनके बीच में इस क्लास को भी साझा कर दीजिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इससे पूर्व की जो विकारी शब्दों में विशेषण की जो क्लास रही थी उसमें मैं क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ आपको। मैंने पहले कहा था कि जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण सदैव संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं। और फिर मैंने ये बताया था कि विशेषण के अंदर 3 शब्द पढ़े जाते हैं। एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है और एक होता है प्रविशेषण। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जब विशेषण के साथ संज्ञा या सर्वनाम आती है तब ये संज्ञा या सर्वनाम नहीं रहती। तब वो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो विशेष्य बन जाता है। क्या बन जाता है? विशेष्य बन जाता है। तो ये तो हो गया अपने दो शब्द कौन कौन से, एक तो विशेषण और एक हो गया विशेष्य। इसके बाद एक तीसरा शब्द और आता है जिसे बोलते हैं अपन प्रविशेषण। प्रविशेषण में मैंने आपको ये कहा था कि जब विशेषण होता है और विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए। जैसे मैंने कहा बहुत सुंदर लड़का, लड़का यहाँ क्या है? विशेष्य शब्द है और सुंदर यहाँ क्या है? विशेषण है। लेकिन बहुत सुंदर है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण होगा। थोड़ी सी समझ आता हूँ। हाँ, अभी मैंने चर्चा की कि एक विशेषण शब्द होता है, एक विशेष्य होता है और एक क्या होता है? प्रविशेषण होता है। ये तीनों शब्द हमने समझने के बाद में विशेषण की जो मुख्य पृष्ठभूमि है उस पे आते हैं कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि विशेषण का जो पहला भेद होता है उस पे अपने बात की थी कि वो होता है कौन-सा? गुणवाचक विशेषण। कौन-सा होता है? गुणवाचक, जिससे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाए। क्या बताया जाए? अवस्था बताया जाए, उसका दोष बताया जाए, उसका रंग बताया जाए। ये सारी चीजें बताने वाले कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने पानी की विशेषता बताई, नीला पानी। मैंने भैंस को काला बोला। मैंने गाय को लाल बोला, लाल गाय, काली भैंस, नीला पानी। ये सारी उस वस्तु की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं। मैंने कहा बुरा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहे हैं। भला आदमी, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ईमानदार आदमी, ये भी उसकी क्या है? विशेषता है। तो जब गुण बताया जाए वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे होता है वो कौन सा होता है? संख्यावाची विशेषण होता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाती है? संख्या बताई जाती है। संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है, लेकिन याद रखें अनिश्चित होने के बावजूद भी ध्यान रखें कि हम उन्हें गिन तो सकते हैं। वो सारे उदाहरण जिन्हें गिन तो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ पेड़, कुछ पेड़, कुछ पेन लेकर आओ, कुछ कलम लेकर आओ, कुछ बोर्ड लेकर आओ, है ना? इन्हें गिन सकते हैं। कुछ मोबाइल फोन लेके आओ और कुछ पंखे लेके आओ, कुछ किताबें लेके आओ। इन्हें गिन सकते हैं। ये अनिश्चित संख्यावाची है। जैसे मैंने कह दिया 10 किताबें लेके आओ, 10 नोटबुक लेके आओ, 10 मार्कर लेके आओ, 10 पेन लेके आओ, 10 मोबाइल लेके आओ, 10 ये जो आपका बोर्ड है ये लेके आओ। ये हो गया निश्चित संख्यावाची। इसके बाद में परिमाणवाची होता है। परिमाणवाची मैंने बताया था कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को जिसे नापा जाए, तोला जाए, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक बोलते हैं। परिमाण बताते वक्त मैंने बताया था एक परिणाम होता है, एक परिमाण होता है। ये शब्द युग्म है, दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन शब्दों का अर्थ भेद अलग है। परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है। आपका परिणाम, आपने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या रहा है वो परिणाम होता है। और परिमाण होता है वो किसी वस्तु की नाप या तोल होती है। ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो वो जो निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक वो जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित परिमाणवाचक वो होते हैं जिसमें क्या होता है, वस्तुएं निश्चित होती है। जैसे मैंने ये कहा 5 किलो तेल लाइए, यहाँ तेल में नापने के लिए नापा जा सकता है तेल को, ये लेकिन निश्चित है 5 किलो तेल लाना। मैंने कहा 2 किलो चीनी लाइए, या चीनी को नापा जा सकता है, निश्चित है। और मैंने कहा 2 लीटर पानी लाइए, ये भी नापा जा सकता है। मैंने कहा कुछ कपड़ा लेकर आइए, कुछ कपड़ा लेके आइए। अब मेरे पास फिक्स नहीं है कि कितना कपड़ा है, लेकिन अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। वैसे अपन बात करें एक और
कि 5 लीटर पानी लेके आई, यहाँ निश्चित है लेकिन कुछ पानी लेके आई, यह निश्चित है। तो ऐसी वस्तुएं जिसे निश्चित कर दिया जाए वो निश्चित परिमाणवाचक होता है, जिसे निश्चित नहीं किया जा सके वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो ये अपनी बात हो चुकी है गुणवाचक विशेषण पे, संख्यावाची विशेषण पे और परिमाणवाचक विशेषण की बात। इसके बाद में एक आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। इसका मैंने पहले आपको बताया था कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके वो विशेषण का काम करे तो सर्वनामी विशेषण बन जाता है। इसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने कहा यह है, घर, मेरा है, घर एक संज्ञा, इससे पहले एक सर्वनाम आया यह है मार्कर, मेरा है, यह पेन, मेरा है, ये पेन है, वो एक संज्ञा है, इससे पहले यह लगा दिया, यह एक सर्वनाम शब्द है। वह कलम मेरी है, वह एक सर्वनाम है, कलम एक संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया लेकिन अब ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण होता है। इसके बाद में इसका सबसे अंतिम विशेषण का प्रकार है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है, जिसमें अपन ने ये बात की थी कि संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो शब्द जब संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बने तो व्यक्तिवाचक विशेषण का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा बीकानेरी भुजिया और बनारसी साड़ी, आगरा पेठा और जयपुरी साड़ी या जोधपुरी जुत्ती, जैसे मैंने इन शब्दों के साथ यूज किया। यहाँ जयपुर था, बनारस था, अगर आगरा आया और अगर बीकानेर आया तो ये मूल संज्ञा शब्द थे, लेकिन संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये अपने थे टॉपिक विशेषण का, हमने क्विकली रिवीजन किया। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रिया। जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, आप हमें अगर सपोर्ट करते हैं तो हमको सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा चैनल है उसे अपने साथियों के बीच में शेयर भी करते रहिए। हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया। क्रिया का मतलब होता है किसी काम का होना या पाया जाना। मूलतः सामान्य शब्दों में अर्थ यही है कि किसी काम का होना या पाया जाना क्या होता है, क्रिया होता है। लेकिन आप यह समझे कि सबसे पहले वे शब्द जिससे हमें क्या पता चले, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। क्या करेंगे? परिभाषा करेंगे। उसके बाद में इसके प्रकार करेंगे, प्रकार कितने प्रकार के हैं, उसके बाद ये डिटेल्ड अपनी चर्चा करने जाने। सबसे पहले समझिए इसकी परिभाषा कि वे शब्द जिससे क्या पता चले, किसी काम का होना या पाया जाना अपने को पता हो कि किसी काम का होना या पाया जाना हो, वो क्या होता है? वो क्या होता है? क्रिया। वो क्या होती है? क्रिया होती है। ऐसे शब्द जिससे अपने को ये पता चले कि ये कोई काम हो रहा है या काम का पाया जा रहा है तो वो क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है कि संस्कृत के धातु शब्द होते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। जब इसके साथ हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्रिया। क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा? लिख। लिख से क्या था? हमने जोड़ दिया ना, बन गया लिखना। लिख एक धातु था, उसके साथ ना जोड़ने के बाद क्या बन गया? लिखना। क्रिया बन चुका है। हंस से हंसना, हंस एक मूल धातु थी, उसके साथ ना जोड़ दिया तो हंसना बन चुका है। इस प्रकार की क्रिया थी। क्रिया यानी मूल धातु के साथ जब अपने कुछ ना जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। या मैंने बात कही कि लगभग 99% वर्ड जिनके पीछे ना लगा होता है वो क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, पढ़ना, बैठना, उठना, टहलना, नहाना और लिखना, हंसना, ये सारे शब्द क्या है? पीछे लगे हुए ना है। आप इस फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि जिस भी शब्दों के पीछे ना लगता है वो सारे लगभग कौन से होते हैं? धातु क्रिया शब्द होते हैं। लेकिन ध्यान रखना 1% ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके पीछे ना लगा होता है लेकिन वो क्या नहीं होते? धातु शब्द या क्रिया शब्द नहीं होते। जैसे यहाँ लिखा मैंने श्याना, क्या लिखा? श्याना। श्याना कोई क्रिया शब्द नहीं है। या मैंने लिखा काना, रवि काना है, रवि श्याना है, हेमलता श्यानी है और हेमलता कानी है। तो यह काना और श्याना, यहाँ जो ना लिखा हुआ है उसमें पीछे ना है, लेकिन इस ना से अपने ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्रिया है या नहीं है। मूलतः ये है कि ये क्रिया नहीं है। हर के पीछे ना लिखा हुआ भी, हर के पीछे ना लिखा हुआ भी क्या नहीं होता? क्रिया नहीं होता। जैसे कहते हैं कि चमके, हर चमकती चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं होता है। वैसे भी ध्यान रखना है कि हर शब्द के पीछे लिखा हुआ ना है वो भी क्या नहीं होता? क्रिया नहीं होता। लगभग 99% शब्द, 99% के शब्द की बात कर रहा हूँ, ना लिखे के पीछे क्रिया होगी। उसके साथ एक मूल शब्द होगा लेकिन उसके साथ प्रत्यय ना जोड़ दिया जाता है, वो क्रिया बन जाती है। तो आपको परिभाषा और इसका सामान्य अर्थ मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। क्रिया के मूलतः दो बड़े प्रकार रहते हैं। कितने प्रकार रहते हैं? दो बड़े। एक तो रहता है कर्म के आधार पर और दूसरा क्या रहता है? प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। ध्यान रखिएगा, क्रिया के दो बड़े कारक है, दो बड़े प्रकार हैं। एक तो है कर्म के आधार पर और एक है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर आप देखेंगे, कर्म का मतलब होता है काम। कर्म का मतलब क्या होता है? काम होता है कि जिस भी वाक्य में कर्म आएगा या नहीं आएगा,
कर्म आएगा या नहीं आएगा। इस आधार पे हम कर्म के आधार पर क्रिया को दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया और एक क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अ का मतलब नहीं, अ उपसर्ग है नहीं, कर्म का मतलब कर्म जिसमें कर्म नहीं आए वो अकर्मक नहीं होता, अकर्मक होता है। क्या होता है, अकर्मक होता है। और ये क्या होता है, सकर्मक होता है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं आता, यानी कर्म नहीं आता। जैसे कुत्ता भौंकता है, इसका आप एग्जाम्पल देखिए, कुत्ता भौंकता है, टीना सोती है। ऐसे में क्या है, भौंकता है और टीना सोती है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। लेकिन आप आगे देखिएगा, सकर्मक में क्या होता है, कर्म आता है। कर्म क्या आता है, साथ में आता है। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, पीने का रहने का है, लेकिन क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, इसमें कर्म आया है। जैसे नीतू खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है, इसमें कर्म आया है। रमा क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, इसमें कर्म आया है। लेकिन यहाँ क्या भोगता है, क्या सोती है, इसे अपने को नहीं पता चल रहा है कि इसमें कर्म आया या नहीं आया। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक, अ यानी अ एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं, यानी नहीं कर्म जिसमें है वो अकर्मक है। और स का मतलब होता है सहित, यानी सहित, किसके सहित, कर्म के सहित जो शब्द है वो सकर्मक है। हमने देखा इसमें दूध है, इसमें खाना है, इसमें पत्थर है, ये तीनों शब्द कर्म है, इसलिए कर्म के साथ जब आए तो इसे सकर्मक बोलेंगे। और जब कर्म नहीं है, जिसमें देखिए अकर्मक है, कर्म नहीं है, जैसे कुत्ता भौंकता है, टीना सोती है, इसका मतलब इनमें कर्म नहीं है, इसका मतलब ये कैसे है, अकर्मक है। अब आगे देखिएगा, हम क्या करते हैं, सकर्मक को भी दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो अकर्मक, एक एक कर्मक क्रिया होती है, और दूसरी कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म आए, ऐसी क्रिया है जिसमें दो कर्म आए। एक तो जिसमें एक कर्म आएगा, एक जिसमें दो कर्म आएंगे, वो एक तो एक कर्मक वाली, एक कर्म वाली एक कर्मक हो जाएगी, और दो कर्म वाली कितनी हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। दो कर्म वाली कितनी हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। जब क्रिया के साथ एक कर्म हो, जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। और जब वाक्य में क्रिया कितनी हो, दो हो, यहाँ कितनी हो क्रिया, दो हो। जैसे अध्यापक छात्रों को, एक तो ये हो गया और एक हो गया हिंदी, एक कर्म तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो जिस वाक्य में ध्यान रखिएगा कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है। लेकिन कर्म जिसमें एक हो वो एक कर्मक क्रिया होती है, जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रों को एक कर्म आ गया और हिंदी दूसरा कर्म आ गया, पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया एक तो होगी सकर्मक और एक होगी अकर्मक। सकर्मक भी दो प्रकार की, एक तो जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया होती है, और जिसमें दो क्रिया हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। ये बात तो लगभग सबको समझ में आ जाती है, लेकिन विशेष बात एक है, ऐसी है कि थोड़ा सा समझने वाली बात है। वो या एक तो इस द्विकर्मक में अपने को समझना है, और एक ये प्रश्न है, मैंने प्रश्न ही लिख दिया कि कर्म को आखिर कैसे पहचाने, कि सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं हैं उनको पहचाना कैसे जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आप क्या करें, तीन शब्द अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें। जब भी आप इन तीन शब्दों को अपने जहन या दिमाग में रखेंगे, आप क्रिया से पहले रखिएगा इन्हें और प्रश्न कीजिएगा। वो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है क्या, एक तो क्या है क्या, एक है किसे, और एक क्या है किसको। क्या, किसे, किसको। अगर आप क्रिया से पहले ये शब्द रखते हैं और इन शब्दों के साथ क्या करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, जैसे आपने लिखा क्या, किसे, किसको से प्रश्न करें, अगर उत्तर इसका आ जाए, इसका उत्तर क्या हो, आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर उत्तर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक होता है। अब अपन प्रयोग करके देखते हैं, ऊपर अपन ने जहां भी डिस्कस किया है उनमें इन तीन शब्दों को रख के देखते हैं कि क्या उत्तर आता है या नहीं आता है। अगर उत्तर आ जाएगा तो वो सकर्मक हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अब हमने पहले बात यहाँ की थी, कुत्ता भौंकता है और टीना सोती है। यहाँ वाक्य क्या लिख रखा है, कुत्ता भौंकता है और टीना सोती है। यहाँ मैंने लिखा कुत्ता। अब ये रखना कहाँ है, जो मूल क्रिया है उससे जस्ट पहले आप यहाँ पर रखिए, लिखिए क्या, रख के देखिए क्या, क्या भौंकता है, क्या भौंकता है, कोई उत्तर नहीं है ना। अब आप रखिए किसे, कुत्ता किसे भौंकता है, कोई उत्तर नहीं है। कुत्ता किसको भौंकता है, कोई उत्तर नहीं है। आगे देखिएगा, टीना सोती है, टीना क्या सोती है, टीना किसे सोती है, टीना किसको सोती है। इन तीनों की कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब आ जाए तो मान लीजिए वो सकर्मक है, अगर जवाब नहीं आ रहे तो वो क्या हो जाएंगे, अकर्मक हो जाएंगे। अब जो सकर्मक वाले हैं वहां आप रखिएगा, जैसे भूपेंद्र क्या पी रहा है, उत्तर आ रहा है दूध पी रहा है, इसका मतलब ये सकर्मक है। भूपेंद्र किसे पी रहा है, दूध को पी रहा है। भूपेंद्र किसको पी रहा है, दूध को पी रहा है। यहाँ रखिएगा, क्या बना रही है, खाना बना रही है। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। किसे बना रही है, खाना बना रही है, खाने को बना रही है।
किसे लिख रही है? पत्र को लिख रही है। किसको लिख रही है? पत्र को। पत्र को लिख रही है। और किसको बना रहा है? खाने को बना रहा है। तो ये इस प्रकार से इन तीनों शब्दों से अपने सामने कुछ ना कुछ उत्तर आता है। जब ये उत्तर आ जाए तो मान लीजिए ये कौन सी क्रिया है? सहकर्मक क्रिया है। इस आधार पर यानी क्रम के आधार पर जो क्रिया दो प्रकार है, अक्रमक और सहकर्मक, इतने डिस्कस के बाद में मुझे ये लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं जो है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर यानी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया गया है, किस रूप में किया गया है, यानी क्रिया का प्रयोग कहाँ किया गया है और किस रूप में किया गया है, इसी को देखते हुए हमने क्रिया का दूसरा प्रकार देखा है प्रयोग, यानी प्रयोग, और दूसरा संरचना के आधार पर। इस आधार पर क्रिया के 8 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, एक होती है पूर्वकालक क्रिया, एक होती है नाम धातु क्रिया, एक होती है कृदंत क्रिया, एक होती है सहजाति क्रिया, और एक क्या होती है? सहायक क्रिया। ध्यान से देखिएगा। एक होती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब है जब वाक्य में एक ही क्रिया है। कितनी क्रियाएं? एक ही क्रियाएं। अब यह संयुक्त क्रिया में देखिए, जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं, भिन्न भिन्न क्रियाएं एक साथ आ जाए। जब वाक्य में केवल एक क्रिया है तो वो सामान्य क्रिया है। जब वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न क्रियाएं, वो संयुक्त क्रिया है। फिर से देखिएगा, जब वाक्य में केवल एक क्रिया हो, सामान्य क्रिया है। जब दो या दो से अधिक आए तो वो संयुक्त क्रिया है। यहाँ देखिए, जैसे महेंद्र जाता है, जाना एक क्रिया है। संतोष आई एक क्रिया है, लेकिन इससे ज्यादा क्रिया नहीं है, इसलिए ये सामान्य वाक्य है। यहाँ देखिएगा, खाना, बना, बनाना और लेना दो अलग अलग क्रियाएं, भिन्नार्थ क्रियाएं, दो क्रियाएं हैं या दो से अधिक भी आ सकती है ना, तो वो संयुक्त क्रिया है। यहाँ देखिए, खाना, खा, खाना, खाना और लेना, ये दो अलग अलग क्रियाएं, दोनों भिन्न भिन्न क्रियाएं, इसलिए संयुक्त क्रिया होगी। तो ध्यान रखना, जिसमें एक क्रिया हो वो सामान्य क्रिया होती है, जिसमें दो क्रिया हो लेकिन भिन्न भिन्न हो वो संयुक्त क्रिया होती है। उसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान रखिए, कर्ता स्वयं दूसरों को प्रेरणा देता है किसी काम करने के लिए। ध्यान से रखिएगा, कर्ता यहाँ स्वयं काम नहीं करता, किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे मैंने यहाँ क्या कहा, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। क्या दुष्यंत खुद पत्र लिख रहा है? नहीं लिख रहा। किससे काम करवा रहा है? हेमंत से। इसका मतलब ये मूल काम स्वयं नहीं करता, करता किसी दूसरे से कराता है। वो भी क्या देके? उसे प्रेरणा देके, मोटिवेशन देता है, दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, तो जब मोटिवेशन देके दूसरे से काम करवाया जाए, प्रेरणा देके, अभी प्रेरणा बोल के सामने वाले से काम करवाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, मोहन पानी लेकर, है ना, मैं मेरे लिए पानी लेकर। जैसे मोहन रवि से पानी मंगवाता है, तो दूसरे से काम करवा रहा है। क्या करवा रहा है? दूसरे से काम करवा रहा है। मैंने कहा मेरे लिए आप किताब लेकर आइए, तो मैंने अपना काम किसी दूसरे से करवाया। ये भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। बहुत बार एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न आते हैं, आप देखते रहें। यहाँ से आपको जो सर्वाधिक क्रिया का जो प्रश्न देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? पूर्वकालिक क्रिया का मिलता है। इसमें ध्यान रखना, दो क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है? दो क्रियाएं होती है। एक क्रिया जो होती है उससे पूर्व में कोई क्रिया हो चुकी होती है। दो क्रियाएं होती है जिसमें एक क्रिया पहले पूर्ण हो चुकी होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। दो क्रियाएं होती है, एक क्रिया पहले पूर्ण हो चुकी होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। वो कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र पहले पढ़कर फिर सो गया। पहले एक काम हो चुका है। इसमें ध्यान रखना, दो क्रियाएं होती है, एक को पढ़कर और एक सोना। लेकिन एक काम पहले पूर्ण हो चुका होगा और उसके बाद दूसरा काम होगा, यानी एक काम पहले पूरा हो चुका है, पूर्वकालिक। एक काम पहले पूरा हो चुका है। ध्यान रखना, इन शब्दों को पीछे लगा होगा कर। क्या होगा? कर। जैसे रमा नहाकर बाजार चले गए, रमा खाना खाकर सो गए, मोहन पढ़कर स्कूल चला गया। एक स्कूल चला गया लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या काम कर लिया? पढ़कर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? एक काम पहले पूर्ण हो चुका होता है, उसके बाद दूसरा काम होता है। तो ये इस प्रकार से सामान्य जो प्रयोग या संरचना के आधार पर 4 प्रकार की जो क्रिया मैंने बताई है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और उसके बाद कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ कौन सी है? एक है नाम धातु क्रिया, एक है कृदंत क्रिया, एक है सहजाति क्रिया और एक है सहायक क्रिया। देखिए, नाम धातु क्रिया, मैंने पहले जब पहला टॉपिक विकारी शब्द में स्टार्ट किया था, संज्ञा, मैंने उस टाइम कहा था कि संज्ञा शब्द वे होते हैं संसार में जिसको भी हमने नाम दिया है वो क्या है? संज्ञा। जो किससे बने? वही क्रिया शब्द जो संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने। किसे बने? संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने। जैसे रंग से रंगना संज्ञा, लज्जा, लज्जा क्या है? भाव है, लजाना। अपनाना, अपना सर्वनाम है, अपनाना
गरम, गरम क्या है? विशेषण, गरम पानी, पानी की विशेषता। लेकिन गरम से क्या बन गया? गरमाना। संज्ञा, ये रहा लजाना, और रंग, रंग और लज्जा दोनों संज्ञा है। लेकिन अपना सर्वनाम, अपना से अपनाना बन गया, गरम से गरमाना बन गया। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने, और यानी ऐसी क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने, उन्हें नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना और गरमाना, ये किससे बने हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हैं, इसलिए ये नाम धातु क्रिया के शब्द के रूप में होंगे। उसके बाद में कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वो होती है जो क्रिया शब्द वो बनते हैं जो मूल शब्द के साथ क्या लगता है? कोई ना कोई प्रत्यय लगता है। पहले कोई क्रिया होती है, उसके साथ प्रत्यय और लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है? जो कृदंत क्रिया बन जाता है। ये कृदंत प्रत्यय भी अपन कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पर प्रत्यय पढ़ेंगे, कृदंत प्रत्यय में अपन ये पढ़ेंगे जो क्रिया से बने हुए जो प्रत्यय होते हैं, क्रिया शब्दों से जो जिनको तोड़ने के बाद पीछे जो बचता शब्द है वो क्या होता है? क्रिया शब्द होता है, वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर भी देखिए, क्रिया शब्द होगा, उसके साथ कोई ना कोई प्रत्यय लगेगा। जैसे चल, चल एक क्रिया है, चल से क्या हो गया? चलना, चल से हो गया चलता, और चल से हो गया चल कर। यहाँ देखो, कर, ना और ता, ये प्रत्यय जुड़े हैं, और इससे जो क्रिया बनी है उसे क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया बोलते हैं। उसके बाद में सहजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया है? सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया का मतलब है कि कर्म और क्रिया एक ही धातु शब्द के होंगे। कर्म और क्रिया क्या होंगे? एक ही धातु। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, लड़ाई, लड़ी, लड़ाई, लड़ी, एक ही धातु है, लड़ना। धातु क्या है? लड़, लड़ से लड़ाई बन गया और लड़ से लड़ी बन गया, यानी कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु की हो। वहां कौन सी क्रिया होती है? सहजातीय, एक ही जाति, सहजातीय, एक ही जाति। उसके बाद देखिए, नेहा ने चाल चली, चाल से क्या बन गया? चाल भी बन गया और चली भी बन गया, यानी एक ही धातु से क्या बन गए? दो क्रिया बन जाए। एक तो उसमें कर्म भी उसी धातु का होता है और क्रिया भी उसी धातु की होती है। यहाँ हमने ये देखा था कि संयुक्त क्रिया में क्या होता है? दो भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है। यहाँ केवल एक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ कर्म और क्रिया एक जैसे होते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना। उसके बाद में यहाँ है सहायक क्रिया। यहाँ क्या है? सहायक क्रिया। जैसे अपने इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है, हैज एव आती है, पास्ट की वोज वर आती है। उसी प्रकार से ये भी हिंदी में रहती है। जैसे हमने क्या बोला? पढ़ता है शब्द है, ये हेल्पिंग वर्ब है। रख दी, उसने पुस्तक रख दी है। चल दिया है, वह बाजार चल दिया है। दिया है, दी है, ये जो मूल क्रिया के साथ क्या कर रही है? सहायता कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। तो हमने बात की आज क्रिया टॉपिक पर। क्रिया की हमने पहले परिभाषा देखी कि किसी भी काम का होना या पाया जाना है वो क्रिया कहलाता है। ये सारी चीजें करने के बाद में हमने ये देखा कि इसके दो प्रकार है। एक तो क्रम के आधार पर अकर्मक और सहकर्मक। सहकर्मक के भी दो प्रकार बांटे हमने। उसके बाद हमने प्रश्न किया कि क्रम का कैसा पता लगाएं। तो हमने देखा, हमने तीन शब्दों को ध्यान रखना है, क्या, किसी और किसको। इनसे प्रश्न करें, अगर उत्तर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सहकर्मक हो जाएगा। अगर उत्तर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की प्रयोग व संरचना के आधार पर भी वाक्य में हम क्या देखें? वाक्य में मूलतः 8 क्रियाओं के प्रकार हमने देखे। एक तो सामान्य क्रिया, एक संयुक्त क्रिया, इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, और इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। सबसे महत्वपूर्ण है पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? एक काम पहले पूर्ण हो चुका होता है और उसके बाद दूसरा काम होता है। उसके बाद नाम धातु क्रिया, उसके बाद कृदंत क्रिया, उसके बाद सहजातीय क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया। ये सारी वो क्रियाएं हैं जो किस आधार पर हमने बांटी? प्रयोग तथा संरचना के आधार पर बांटी। और अब हमारी आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप उम्मीद की जो प्लेटफॉर्म पे आपको जो काम करवाया जा रहा है उसको आपने सही ढंग से समझा होगा, क्रिया टॉपिक को आपने आत्मसात कर लिया होगा। अब आप इसके साथ एक काम कीजिए, आपने क्रिया टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, किसी एक स्टैंडर्ड बुक के साथ एक बार क्रिया टॉपिक को और रिवीजन कीजिए। और उसके बाद में आज तक क्रिया से जितने भी PYQ है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, उनको निकाल के देखिएगा। अगर आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे तो यकीन मानिए आपको क्रिया टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ आ चुका है। इसके साथ ही आप हमें जहाँ भी सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही हमारी साइकोलॉजी को लेकर और हमारी हिंदी को लेकर एक थानेदार सीरीज है, और साइकोलॉजी को लेकर पूरे भारतवर्ष में जो भी शिक्षक की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेलीग्राम पर एक क्विज आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। आप उनको भी ज्वाइन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और हमारा जो इंस्टाग्राम पर पेज है उसे भी फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और अपने साथियों के साथ में इसे साझा भी करते रहिए। और इससे संबंधित आपकी अगर कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को छोड़ दीजिए, हम उसको भी देखेंगे और उसका जवाब भी देंगे। और मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यविजय।